Hello, students, and I'm here with your next chapter, the next poem. The name of the poem is The Brook, written by Alfred Tennyson. First of all, we should know the meaning of brook. The brook is a kind of a stream or little stream. आप पीछे चित्र में देख सकते हैं, एक झरना सा चल रहा है जो बरसात के कारण अक्सर पहाड़ी इलाकों से बन जाता है और एक झरना सा कहीं से चलता है, उसे ही ब्रुक कहा जाता है, जो छोटा सा पानी का जो स्रोत से निकलता है। यहाँ पर जो पोएम है वो स्टांजास में लिखी हुई है, पैराग्राफ्स में लिखी हुई है। जो फर्स्ट स्टांजा है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टांजा और हम उसे पढ़ते हैं। आई कम फ्रॉम हांड्स ऑफ कूट एंड हर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो ब्रुक है वो हमें अपनी स्टोरी खुद सुना रहा है या अपने बारे में खुद बता रहा है। तो यहाँ पे आई इट मीन्स ब्रुक खुद है ना। तो अल्फ्रेड टेनियसन ने लिखा है कि आई कम, मैं आता हूँ, फ्रॉम हॉर्न्स ऑफ कूट एंड हर्न। हॉर्न्स वो जगह होती है जहाँ पर जानवर बार बार जाते हैं या अक्सर जानवर और इंसान रहते हैं। आप कूट और हर्न को यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो ऊपर वाला पक्षी है ये कूट होता है, जो नीचे है वो हर्न है ना। इसको हेरोन कहा जाता है, जिससे राइमिंग जमाने के लिए यहाँ पे हर्न शब्द का यूज़ किया गया है। आई कम फ्रॉम हांड्स ऑफ कून एंड हर्न। आई मेक अ सडन सैली। सडन सैली का मतलब होता है अचानक चलते चलते कहीं और मुड़ जाना। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि मैं सडनली कहीं मुड़ जाता हूँ। एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न। फर्न इस तरह के पौधे को कहा जाता है। आप फर्न को देख सकते हैं चित्र में, है ना, कि वो इस तरह की झाड़ियों से या बुशेस से ना जो झरना है वो निकलता हुआ आगे बढ़ता है और निकलकर आगे चलता है। टू बिकर डाउन ऑन वेली। बिकर का मतलब यहाँ पर होता है आवाज़ करना, कलकल की आवाज़ करना या फिर नॉइज़ मचाना। तो वो क्या करता है कि वैली से या घाटी से जब नीचे की ओर उतरता है तो आवाज़ें करता है। इसका एक्सप्लेनेशन हम समझते हैं। द ब्रुक स्टार्ट्स फ्रॉम दोज प्लेसेस विच आर ऑफन विजिटेड बाय द कूट एंड हर्न, दैट इज़ हेरोन, है ना। राइटर क्या बता रहा है यहाँ पे कि जो ब्रुक है यानी कि झरना जो है वो स्टार्ट करता है उन प्लेसेस से अपनी जर्नी को जहाँ पर अक्सर कूट और हर्न पाए जाते हैं या विजिट करते हैं। द ब्रुक इमर्जेस सडनली इन दिस हिली एरिया। अचानक ही, पहले कुछ झरना दिखता नहीं है, बारिश होती है और अचानक ही एक झरना सा चालू हो जाता है, जैसा आप पाताल पानी या शीतला माता फॉल जैसे इंदौर के आसपास की जगह पे देख सकते हैं। तो वो क्या कहता है कि द ब्रुक इमर्जेस सडनली इन दिस हिली एरिया। इन पहाड़ी इलाकों में अचानक वो उभरता है। इट मूव्स थ्रू द फर्न्स, है ना। ये किस में से होके जाता है? पेड़ों से, बुशेस से। फर्न के जो पेड़ पौधे जो ज़्यादा मात्रा में उसके आसपास लगते हैं उनमें से होके ये निकलता है। एंड स्पार्कल्स व्हेन द सनशाइन रिफ्लेक्ट। स्पार्कल मतलब चमकना होता है। जब सनशाइन उसके ऊपर, झरने के ऊपर पड़ती है तो वो स्पार्कल करता है, चमकता है। द क्रिस्टल क्लियर वाटर। इसका जो क्रिस्टल क्लियर वाटर है वो बिल्कुल शाइन करना स्टार्ट कर देता है। एंड व्हेन द ब्रुक मूव्स क्रिएट्स अ लॉट ऑफ नॉइस। और जब ये ब्रुक चलता है, मूव करता है, तो काफ़ी कल की आवाज़ करता है, काफ़ी नॉइज़ ये मचाता है। सो इट वॉज द फर्स्ट स्टांजा। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टांजा नंबर 2 and 3। बाय 30 hills आई हरी डाउन। यहाँ पर वो बता रहा है कि वो कितनी जगहों से जाता है। बाय 30 hills, 30 तो पहाड़ों से गुजर जाता है वो। और स्लिप बिटवीन द रिजेस, है ना। यहाँ पर रिजेस का मतलब है माउंटेन रेंज, यानी कि ना पहाड़ की जितनी रेंज हैं और कितनी पहाड़ की ना एक के बाद एक इलाके हैं पूरे, उनमें से होके वो गुजरता है। बाय 20 थोप्स। थोप्स का मतलब है छोटे छोटे गाँव। वो छोटे छोटे गांव हैं कितने? 20, उनमें से होके जाता है। लिटिल टाउन भी बीच में पड़ता है, उस पर से भी गुजरता है ना। 100 ब्रिजेस, है ना। और 100 इट मीन्स 50 ब्रिजेस से वो होकर गुजरता है। टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फ्लो। आखिरी जो इसका ठिकाना है ये कहाँ जाके रुकता है? फिलिप नाम के आदमी, किसान का जो फार्म है या खेत है, वहाँ इसका आखिरी ठिकाना है, वहाँ जाके ये रुकता है। टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर। और ये वहाँ पे जाके किससे मिल जाता है? ब्रीमिंग, बारिश के कारण जो नदी है वो पूरे उफान पर है, ओवरफ्लो हो रही है, ये जाकर उस नदी से मिल जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं छोटे जो झरने होते हैं वो नदियों से मिलते हैं, वो नदियाँ जाके समुद्र से मिल जाती है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि मैं किसको ज्वाइन करूँगा आगे जाके? ब्रीमिंग रिवर को ज्वाइन करूँगा। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो। इंसान क्योंकि मोर्टल है ना, इमोर्टल नहीं है, हम इंसान हैं,
हम लोग मरेंगे, एक ना एक दिन सबको मरना है। तो वो कहता है कि आदमी आते हैं, आदमी जाते हैं, बट आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन मैं तो हमेशा ज़िंदा रहता हूँ, जब तक नेचर ज़िंदा है तब तक मैं ज़िंदा हूँ और मैं हमेशा चलता रहता हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। द ब्रुक फ्लोइंग बाय 30 हिल्स, जो ब्रुक है वो 30 हिल्स से गुजर रहा है। स्लीपिंग बिटवीन रिजेस, है ना, पहाड़ियों के बीच में से जा रहा है। 20 विलेज, 20 गांव से। अ लिटिल टाउन, 50 ब्रिजेस। यहाँ पे जो हियर फिलिप्स फार्म इज सिम्बलाइज एज ए लैंडमार्क ऑफ द एंडिंग। यहाँ पे हमने पहले ही भी बताया कि जो फिलिप का फार्म है उसे एंडिंग का लैंडमार्क बताया गया है ऑफ द जर्नी ऑफ द ब्रुक। ब्रुक की जर्नी का आखिरी छोर है ये। द ब्रुक जॉइंस एन ओवरफ्लोइंग रिवर। ब्रुक क्या करता है, एक ओवरफ्लोइंग रिवर है उसको ज्वाइन करता है। द ब्रुक इज एवर फ्लोइंग, ब्रुक हमेशा चलता रहेगा। वेयर एज वी, जबकि हम, द मैन आर सब्जेक्ट टू डेथ, हमें तो मरना है एक दिन, हम चले जाएंगे लेकिन झरना हमेशा बहता रहेगा। नाउ द स्टंज नंबर 4, आई चैटर ओवर स्टोनी वेज। चैटर का मतलब यहाँ पर होता है बातचीत करना या फिर न बड़बड़ाना, है ना। जब ये पत्थरों के ऊपर पड़ता है तो जो साउंड क्रिएट करता है, पानी की आवाज़ जो आती है, उसके लिए वो कह रहा है कि आई चैटर ओवर स्टोनी वेज इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स, आई बबल इनटू एंडिंग बेस, आई बेबल ऑन द पेबल्स। पेबल्स का मतलब यहाँ पर होता है कंकड़ या पत्थर। बेबल मतलब होता है कुछ भी बकना, कुछ भी बड़बड़ाना, ठीक है, या साउंड निकालना, है ना। लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। द ब्रुक गोज ऑन द स्टोनी पाथ, जो झरना है वो स्टोनी पाथ पे यानी कि पत्थरों के ऊपर चलना चालू करता है। क्रिएटिंग चैटरिंग साउंड्स, ऐसा लगता है कि आपस में ही पानी बातें कर रहा हो, चैटर कर रहा हो। इट मेक्स शार्प हाई पिच साउंड। जब यहाँ पे ये वर्ड आता है इन लिटिल शार्प एंड ट्रेबल्स, तो इसका मतलब है कि वो शार्प है, बिल्कुल तीखी सी आवाज़ उसमें से पानी के साउंड में से निकलती है। व्हेन द ब्रुक क्लैशेस ऑन द साइड बैंक्स ऑफ द लैंड, जब ज़मीन के किनारों से, छोर से ये टकराता है, ब्रुक जो टकराता है तो एक साउंड क्रिएट होता है जो शार्प होता है काफ़ी। इट मेक्स बबल व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम हाइट इन द स्पाइरल मूवमेंट, जब ये पानी ऊपर से गिरते हुए, घूमते हुए गिरता है तो ये बीच में बबल्स बनाता है ना। और वो मूवमेंट जो है, एडिंग वर्ड जो है, EDDYNG, एडिंग, ये स्पाइरल मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया वर्ड है। व्हेन इट मूव्स ऑन द पेबल्स, है ना, जब ये कंकड़ों पत्थरों पे जाता है, इट क्रिएट्स सॉफ्ट प्लीजिंग साउंड। तो जब ये बड़े पत्थरों से टकराता है तो ये शार्प नॉइज़ निकालता है, जबकि जब पेबल्स से, छोटे कंकड़ पत्थरों से टकराता है तो इसकी जो साउंड है वो काफ़ी प्लीजिंग और स्वीट साउंड हो जाता है, सॉफ्ट साउंड हो जाता है। स्टांजा 5 and 6, विथ मैनी अ कर्व माई बैंक्स आई फ्रेट। फ्रेट का मतलब यहाँ पे होता है आराम ना कर पाना, रेस्ट ना कर पाना। बाय मैनी अ फील्ड एंड फेलो एंड मैनी अ फेरी फॉर लैंड सेट विथ विलो विड एंड मेलो, आई चैटर चैटर एज आई फ्लो टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर। यहाँ पर ये जो छठा जो पूरा दिया हुआ है स्टांजा, वो वापस से रिपीटेशन है जो हमने थर्ड स्टांजा में पढ़ा था, है ना। टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं जैसे फ्रेट, उसका मतलब होता है नॉट एबल टू टेक रेस, रेस ना ले पाना, है ना। फॉलो का जो फेलो लिखा हुआ है उसका मतलब है ऐसी ज़मीन जिस पे कल्टीवेशन या खेती नहीं हुई हो। फॉर लैंड, द पीस ऑफ लैंड दैट लाइज इन फ्रंट ऑफ समथिंग, कि अपने मतलब किसी चीज़ के सामने की जो ज़मीन होती है उसे फॉरलैंड कहा जाता है। विलो यहाँ पर एक पेड़ के लिए इस्तेमाल किया गया है जो बड़ी पत्तियों वाला पेड़ है। विड, वैसे तो विड का मतलब चरस, जो गांजा का पेड़ होते हैं वो भी होता है, लेकिन जंगली पौधों को भी विड्स कहा जाता है, और जो अक्सर निकल आते हैं। और मेलो का जो मतलब है वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन पे पिंक और पर्पल कलर के या वाइट कलर के फ्लावर्स लगते हैं। तो ये इन स्टांजा का एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। द ब्रुक मूव्स ऑन टेकिंग मैनी कर्व्स, जो ब्रुक है वो काफ़ी ज़्यादा मोड़ लेते हुए चलता है। एंड क्रिएट्स रफ एंड अनप्लीजेंट साउंड, वो काफ़ी रफ और अनप्लीजेंट मतलब जो खुश ना करे ऐसा तीखा साउंड वो निकालता है। ऑन द बैंक्स ऑफ द ब्रुक, जब वो ब्रुक के बैंक्स पे या किनारों पे होता है तो वो काफ़ी अनप्लीजेंट साउंड निकालता है। द ब्रुक मूव्स थ्रू मैनी फील्ड, कई खेतों से होके ये गुजरता है। एंड अनकल्टिवेटेड लैंड्स, कई ऐसी ज़मीनों से ये गुजरता है जिन पे कल्टिवेशन नहीं होता है, खेती नहीं होती है। द ब्रुक गोज थ्रू द फोर लैंड, दैट इज़ द लैंड जस्ट बिफोर द मर्जिंग पॉइंट, जहाँ पे इसे मिलना है
है ना, जाकर आखिर जिस नदी से इसे मिलना है वो उसके सामने वाली ज़मीन से भी होकर गुजरता है। द पोइट डिस्क्राइब्स द लैंड टू बी फेरी लैंड, और पोइट ने वहाँ पर उसे फेरी लैंड कहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो पोइट है वो लास्ट लाइन में क्या कहता है, एंड मैनी मैनी अ फेरी फॉरलैंड सेट। यहाँ पे जो लाइन आती है एंड मैनी अ फेरी फॉरलैंड सेट, तो वो उससे फेरी लैंड कहता है, जब परियों की ज़मीन कहता है। एज विथ फ्लावर्स एंड ब्यूटीफुल प्लांट्स लाइक विलो एंड मेलो इट लुक्स सो, क्योंकि उस समय आसपास जितने भी विलोज और मेलोज यानी फूल लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं सुंदर सुंदर, उसके कारण वो ज़मीन, वो जगह बिल्कुल परियों की ज़मीन जैसी या फेरी लैंड जैसी दिखाई देती है। स्टांजा नंबर 7, आई विंड अबाउट एंड इन एंड आउट with here a blossom sailing and here and there a lusty trout and here and there a grayling। यहाँ पे जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं उसमें सबसे पहले विंड अबाउट का मतलब होता है मूव अबाउट, यानी कि मूव करना, चलना। उसके बाद जो सेलिंग यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है, सेल, SILING, सेल मतलब होता है फ्लोट करना, तैरना। ठीक है, क्या एक्सप्लेनेशन दिया जाता है इसका। द ब्रुक ऑन इट्स वे हैड लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। जब ब्रुक अपने रास्ते में चलता है, जब झरना रास्ते में चलता है, तो कई अप्स आते हैं, कई डाउन्स आते हैं, कई बार वो नीचे उतरता है, कई बार वो ऊपर चढ़ता है। एंड इट्स विंडिंग मूवमेंट इट ऑफन फॉल्स फ्रॉम हाइट एंड गोज इन डीप वाटर एंड कम्स आउट ऑफ द कंटिन्यू टू फ्लो। कई बार जब ये आगे बढ़ता है, विंड मूवमेंट करता है, तो ये बड़ी बड़ी हाइटों से नीचे गिरता है, डीप वाटर में जाता है, उसके बाद भी ये जब बहना आगे जारी रखता है। ब्रुक कैरीज ब्लॉसम ऑन इट्स वे, जो बीच बीच में ब्लॉसम्स यानी कि पेड़ों से टपक टपक के फूल इसके ऊपर गिर जाते हैं, ये इनको भी अपने साथ ले जाता है। अलॉन्ग विद द ब्रुक देयर गो अ लॉट ऑफ फिशेस, और ब्रुक के साथ कई तरह की मछलियाँ भी चलती हैं, जिनमें ट्राउट मछली और ग्रेलिंग मछली मेन है, जिनका जिक्र उसने किया है। एंड हियर एंड देयर अ लस्टी ट्राउट, ट्राउट मछली आगे पीछे उसमें चलती रहती है। एंड हियर एंड देयर अ ग्रेलिंग, और ग्रेली नाम की मछली भी उसमें, ग्रेलिंग नाम की मछली भी उसमें चलती रहती है। स्टांजा 8 and 9, एंड हियर एंड देयर अ फोमी फ्लेक। फोमी मतलब फोम बनना यानी कि झाग बनना। ठीक है, फ्लेक मतलब होता है परत। अपॉन मी एज अ ट्रेवल विथ मैनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक अबोव द गोल्डन ग्रेवल। ग्रेवल मतलब कंकड़ होता है यहाँ पे। उसके बाद से वो जो रिपीटेशन वाली लाइन है जो पोइट बार बार यूज़ कर रहा है, जैसे एंड ड्रॉ देम ऑल अलोंग and flow to join the brimming river, for men may come and men may go but I go on forever। यहाँ पे हमको पोइट क्या बताना चाहता है, when the brook moves the waves clash with each other। जब वो पहली लाइन लिखता है कि जब ब्रुक चलता है तो जो वेव्स है, जो उसकी ना लहरें हैं, वो आपस में क्लेश करती हैं, टकराती हैं। एंड क्रिएट्स बबल्स एंड दोज बबल्स इन ग्रुप मेक पीसेस ऑफ फॉर्म्स, तो धीरे धीरे बबल्स बनते हैं और वो बबल्स आपस में मिलके फॉर्म यानी झाग बना लेते हैं। द ब्रुक मूव्स थ्रू डिफरेंट कर्व्स एंड द क्लेशेस क्रिएट्स सिल्वरी वाटर ब्रेक। जब ये आपस में टकराते हैं और इनकी पानी की बूंदें उछलती है तो ऐसा लगता है कि चांदी के समान पानी टूट रहा है और चमक रहा है। दीज फॉर्म्स एंड सिल्वरी वाटर ब्रेक कैन बी विजिबल ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, और पानी के वाटर पे आप इन सब का जो झाग को और वो जो सिल्वरी वाटर ब्रेक है उसको देख सकते हैं। एंड एट द बेस ऑफ द ब्रुक देर आर गोल्डन कलर्ड स्टोन्स, और आप देख सकते हैं, आपने कभी अगर इस जगह पे ऐसी जगह गए हों जहाँ ब्रुक बहता है, जहाँ बरसाती नदियाँ बहती है, तो आप देखेंगे कि नीचे गोल्डन कलर के पत्थर होते हैं, चमकीले पीले कलर के पत्थर होते हैं, उनके ऊपर पानी सूरज की रोशनी में बहुत ही सुंदर सा शाइन करता है। तो ये सारा जो नज़ारा है वो कवि आपको इस पोएट्री में दिखाना चाहता है। स्टांजा 10 and 11, आई स्टिल बाय लॉन्स एंड ग्रासी प्लॉट्स। स्टिल बाय का मतलब होता है गुजरना, वहाँ से पास होना। ठीक है, चुपचाप गुजर जाना, मतलब आई स्टिल बाय लॉन्स, जब मैं चुपचाप गुजर जाता हूँ लॉन्स से या ग्रासी प्लॉट्स से। आई साइड बाय हेज़ल कवर्स। हेज़ल एक तरह का पेड़ होता है जिस पे फल लगते हैं। ठीक है, छोटा पेड़ होता है। हेज़ल नट्स मतलब कुछ काजू बादाम जैसा ही ये आता है ना। और आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स। फॉरगेट मी नॉट एक तरह का पौधा होता है ना, ये फ्लावर होता है जो स्पेशली छोटे पौधों पे लगता है, इसका नाम ही फॉरगेट मी नॉट होता है। दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स। ये पौधा स्पेशली जापान में बहुत ज़्यादा और इंग्लैंड के कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और ये लवर्स का सिंबल माना जाता है कि ये लवर्स के लिए उगता है। आई स्लिप आई स्लाइड
I gloom, I glance among my scheming swallows, I make the melted sunbeam dance against my sandy shallows. तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। द ब्रुक सीक्रेटली मूव्स थ्रू द ग्रासी प्लॉट्स, बिल्कुल चुपचाप घासों पे से होके वो गुजर जाता है, क्योंकि जब वो घास पे चलेगा तो उस पर साउंड या आवाज़ नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर उसमें साइलेंटली वर्ड यूज़ किया गया है कि द ब्रुक सीक्रेटली मूव्स थ्रू द ग्रासी प्लॉट्स एंड लॉन्स एंड मूव्स स्विफ्टली बाय बुशी हेज़ल ट्रीज। और वो किसके अंदर से होके गुजरता है? जो हेज़ल के ट्रीज़ हैं उनमें से भी होके वो जाता है। द ब्रुक शेक्स द स्वीट फॉरगेट मी नॉट फ्लावर्स, और जब वो स्वीट फॉरगेट मी नॉट फ्लावर्स के बीच में से गुजरता है तो वो उनको शेक करता है, उनको हिलाता है पूरी तरीके से। जो फूल कहाँ किसके लिए लगते हैं? ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स, जो लवर्स हैं उनके लिए ये फूल लगते हैं। द ब्रुक मूव्स अलॉन्ग मेकिंग डिफरेंट मूवमेंट्स, ब्रुक चलते चलते कई डिफरेंट तरह के मूवमेंट्स भी करता है, जैसे स्लीपिंग, स्लाइडिंग, मूविंग, है ना। अंधेरे से थ्रू डार्कनेस, ये अंधेरे से होके भी गुजरता है। एंड देयर वी फाइंड स्वालो बर्ड्स टू स्कीम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर फॉर फूड, और हम देखते हैं कि जो स्वालो या चिड़िया होती है वो सरफेस पे आती है पानी के, है ना, और बिल्कुल एक तरह से पंछी कीड़े पकड़ के वो निकल जाती है, फूड पकड़ने के लिए वहाँ आती है, तो वो स्कीम करती है, मतलब उसके ऊपर से बिल्कुल तैरती हुई और निकल जाती है। द ब्रुक वेव्स क्रिएट अ नेट लाइक स्ट्रक्चर, जो ब्रुक की जो लहरें हैं वो बिल्कुल किसी जाली की तरह स्ट्रक्चर बनाती है। ऑन विच द सनशाइन स्पार्कल, जिस पे सूरज की रोशनी जब चमकती है और उस पर ना रेनबो बनता है तो काफ़ी सुंदर सा नज़ारा वो क्रिएट करता है। एंड इट सीम्स टू अस एज इफ़ द सन बीम्स आर डांसिंग, ऐसा लगता है कि सूरज की रोशनी उनके ऊपर क्या कर रही है? डांस कर रही है। और लास्ट स्टांजास 12 and 13, आई मरमर, मरमर का मतलब होता है धीमे धीमे आवाज़ निकालना। अंडर मून एंड स्टार्स, इन ब्रेम्बली, यहाँ पे जो ब्रेम्बलिंग मतलब आया है उसका मतलब होता है जंगली झाड़ियाँ, ठीक है, जिसमें कांटे लगे हों, ब्रेम्बली कहा जाएगा। इन वाइल्डरनेस, आई लिंगर बाय माई शिंगली बार्स, यहाँ पे लिंगर का मतलब है धीरे धीरे चलना, और शिंगली का मतलब है रॉक्स और फुल ऑफ पेबल्स, ऐसी जो चट्टानें जो कंकड़ों से पत्थरों से भरी पड़ी हों। एंड आई लॉइटर राउंड माई क्रेसेस, यहाँ पर जो लॉइटर का मतलब है वो है किसी का इंतज़ार करना, है ना। और आखिरी में जो वर्ड आया है क्रेसेस, है ना, तो ये उसके लिए आगे बताया गया है कि ना आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर, ये वापस से रिपीटेशन आ जाता है उसी पैसेज का। इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें, एट नाइट अंडर द मून एंड स्टार्स, रात में चांद और सितारों के नीचे, द ब्रुक गोज़ ऑन मूविंग क्रिएटिंग मरमरिंग साउंड, जो ब्रुक है वो चलता रहता है और मरमरिंग साउंड यानी कि धीमी धीमी आवाज़ें निकालता है। थ्रू द नेचुरल लैंड वेयर थॉर्नी बुशेज ग्रो, नेचुरल लैंड से ये होके गुजरता है जहाँ पे कांटेदार बुशेज, झाड़ियाँ भी उग जाती हैं। द ब्रुक ऑफन लिंगर्स बिकॉज ऑफ द स्टोन्स ऑन द वे, जो ब्रुक है वो धीरे चलता है, बीच में उनकी स्पीड स्लो भी हो जाती है क्योंकि बीच में पथरीले रास्ते भी आते हैं। द ब्रुक वाटर मूव्स पर्पसलेसली, जो नदी बह रही है उसका कोई पर्पस नहीं है बहने का, बस बह जा रही है वो तो। अराउंड द प्लांट नेम क्रेसेस, वो एक प्लांट से होकर भी गुजरती है, क्रेसेस के प्लांट्स से। आफ्टर फेसिंग द ऑब्स्टेकल्स द ब्रुक अगेन टेक्स अ कर्व, इतने सारे ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें पार करते हुए वापस से वो एक कर्व, एक मोड़ लेता है। एंड स्टार्ट्स फ्लोइंग टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर, और वो वापस से ब्रीमिंग रिवर को, उफनती नदी को ज्वाइन करने के लिए आगे बढ़ता है। आगे वो कहता है कि इंसान तो आते हैं और जाते हैं लेकिन मैं बहता रहता हूँ। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।